हेलो स्टूडेंट, आज मैं मन्नू की शान गुण्य नीति पे चर्चा करूँगी। मन्नू ने शान गुण्य नीति जो आध्यात्मिक नाम दिया है, जिसे आज वर्तमान में विदेश नीति कह सकते हैं। इस पे मन्नू ने चिंतन किया है कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों को स्थापित करने के लिए एक अच्छे संबंध हो और राष्ट्र का विकास हो, प्रभावी विदेश नीति हो, शान गुण्य नीति हो, इस पे चिंतन करते हुए कुछ अपने सुझाव विचार जो है व्यवस्थित रूप से इस शान गुण्य नीति में दिए हैं। इस पे मन्नू का जो चिंतन था, मन्नू का मानना था कि शान गुण्य नीति में एक शासन को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके संबंध जो है दूसरे राष्ट्र के साथ अच्छे प्रभावशाली हो और उसका जो उद्देश्य है राष्ट्र को सुरक्षित रखने का और विकास का, वो पूरा हो। मन्नू ने जो अपने चिंतन के रूप में सुझाव दिए हैं शान गुण्य नीति के संबंध में, जिसे उन्हें मंत्रों का नाम दिया है, ये सुझाव निम्न प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने दिया है कि संधि। मन्नू का मानना है कि संधि की कोई परिभाषा नहीं है, परंतु इन्होंने इसके भेद बताए। मन्नू के अनुसार संधि दो प्रकार की होती है, एक समान रूप से और एक असमान रूप से संधि, जिसमें दो राजा परस्पर वह वचन लेते हैं कि वे दोनों एक ही साथ शत्रु पर आक्रमण करेंगे। असमान संधि जो में दो राजा वह वचन लेते हैं कि शत्रु पर एक ओर से एक राजा, दूसरी ओर से दूसरा राजा आक्रमण करेगा। मन्नू के अनुसार संधियां राजा द्वारा परिस्थिति के आधार पर करनी चाहिए तथा उसी राजा से करनी चाहिए जिससे संधि करने में राजा के प्रभाव में वृद्धि हो। अर्थात जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ संधि समझौता करे और शत्रु जो राष्ट्र हैं उनको नियंत्रित करने के लिए संधि जो है राजा जो है आप परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करे। दूसरा जो उन्होंने मंत्र बताया वो था विग्रह। शान गुण नीति का जो दूसरा मंत्र है वो है विग्रह। विग्रह का अर्थ है उपकार करना। विग्रह दो प्रकार का होता है, एक तो स्वयंकृत विग्रह तथा मित्र के लाभ के लिए किया गया विग्रह। विग्रह एक राजा को तभी करना चाहिए जब उसे पूर्ण विश्वास हो कि उसकी संपूर्ण प्रकृतियां, मंत्री, मित्र, दंड, जनपद, कोष और दुर्ग स्वस्थ हैं और स्वयं वह आश्वस्त है तो उसे विग्रह का सहारा लेना चाहिए। विग्रह शत्रु के दुर्बल हो जाने पर स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। मित्र के हित किए जाने वाला विग्रह द्वितीय श्रेणी का विग्रह होता है। इस प्रकार से मन्नू का मानना है कि शान गुण्य नीति में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस मंत्र का प्रयोग शान गुण्य नीति अर्थात विदेश नीति में किया जाना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने मंत्र दिया इस नीति का वो था यान। यान का अभिप्राय मन्नू के अनुसार शत्रु पर आक्रमण करना है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो एकाकी यान, दूसरा मित्र सहित यान। एकाकी यान में विजय विलासी राजा शत्रु पर बिना किसी सहायता के आक्रमण करता है। मित्र सहित यान में राजा मित्र की सहायता से आक्रमण के लिए प्रस्थान करता है। यान का प्रयोग भी राजा के द्वारा तभी किया जाना चाहिए जब उसे विश्वास हो जाए कि शत्रु दुर्बल है तथा उसकी समस्त प्रकृति जो है हष्ट-पुष्ट है। अर्थात जब स्वयं शक्तिशाली हो तभी इस मंत्र का जो है प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। इस प्रकार से परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस मंत्र का प्रयोग जो है शत्रु के खिलाफ राजा कर सकता है। तीसरा जो उन्होंने मंत्र बताया वो था आसन। आसन का आशय किसी अवसर की प्रतीक्षा के लिए मौन बैठे रहना है। यह दो प्रकार का होता है, अपने पूर्व कर्म के कारण कमजोर हो जाने के कारण मौन बैठे रहना तथा मित्र की सलाह से अवसर की प्रतीक्षा में मौन रहना। मन्नू के अनुसार आसन मंत्र का प्रयोग राजा को उस परिस्थिति में करना चाहिए जब उसे अनुभव हो
कि उसके मित्र और सेनाएं कमज़ोर हो गई हैं और शत्रु पक्ष शक्तिशाली है। ऐसे अवसर पर शत्रु को धीरे धीरे शांत करते हुए आसन गुण ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जब शत्रु शक्तिशाली हो तो राजा को इस आसन का मंत्र का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए, जिससे कि वो प्रभावशाली रूप से इस नीति का पालन कर सके। अगला जो मंत्र उन्होंने इस नीति में दिया है चिंतन के रूप में मनु ने, वो था सहश्रय। मनु के अनुसार सहश्रय आपातकाल में एक राजा द्वारा किसी दूसरे बलवान राजा का आश्रय लेना है। मनु ने स्पष्ट किया कि अगर राजा पर किसी बलवान राजा का आक्रमण हो गया है, वह स्वयं को दुर्ग में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो उसे किसी बलवान राजा की शरण में चले जाना चाहिए। मनु ने आश्रय के भी दो भेद बताए हैं। प्रथम आश्रय राजा द्वारा आपातकालीन में शक्तिशाली राजा का आश्रय प्राप्त करना। दूसरा जो आश्रय उन्होंने बताया कि आश्रय में राजा द्वारा पीड़ित हो जाने पर सज्जनों के साथ अन्य राजा की शरण लेना। इस प्रकार से मनु का मानना है कि इस मंत्र का प्रयोग इस परिस्थिति में राजा जो है इस्तेमाल करे। अगला जो मंत्र उन्होंने बताया इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए, वो था द्वंद्वी भाव। किसी से विग्रह और किसी से मेल करना ही द्वंद्वी भाव है। मनु के अनुसार जब राजा एक स्थान पर सेना को अपने सेनापति के अधीन करके स्वयं शांत रहे तो द्वंद्वी भाव कहते हैं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जब राजा शत्रु को अधिक बलवान पाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी सेना के दो भागों में विभक्त करना अपना कार्य साधना चाहिए। अर्थात एक स्थान पर वह युद्ध करे, दूसरे स्थान पर वह शांत रहे। इस प्रकार से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक राजा जो है अपने विदेश नीति को इन मंत्रों के द्वारा, इन सुझावों के द्वारा, इन चिंतन के द्वारा प्रभावी बना सकता है और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है और विकास कर सकता है। और इस चिंतन के सुझावों और मंत्रों के द्वारा शांतगुण्य नीति जो है प्रभावी रूप से एक राजा को प्रभावशाली बना सकती है और वह अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है। शत्रु के साथ परिस्थितियों के आधार पर वैसा मंत्र इस्तेमाल करे और मित्र राष्ट्रों के साथ इन मंत्रों के आधार पर प्रभावी संबंधों को बनाकर अपने राष्ट्र का विकास करे। इस प्रकार से मनु ने शांतगुण्य नीति अर्थात विदेश नीति के संबंध में ये सुझाव दिए हैं, चिंतन दिया है, जो आज भी विदेश नीति को प्रभावी करने के लिए उपयोगी और प्रभावशाली है, जिससे कि राष्ट्र को इन मंत्रों के आधार पर सुरक्षित और विकास के लिए प्रभावी विदेश नीति बनाई जा सकती है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। धन्यवाद। थैंक यू।